तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेनफील्ड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको हाल ही में इस महीने में 30 मार्च को ये ओवरसीज फेस्टिवल में से रिलीज किया जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को अगले महीने की यानी 14 अप्रैल को ये ऑफिशियल रूप से आपको आपके नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ ये हिंदी और तमिल तेलुगु में भी शायद तक देखने को मिल सकती है। हिंदी का तो कंफर्म है, साथ ही तमिल तेलुगु अभी कंफर्म नहीं किया गया है। जैसे इसकी एडवांस बुकिंग होती है चालू मैं आपको बता देता हूँ, और इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, साथ ही साथ कास्टिंग और इसमें क्या क्या स्पेशल आपको देखने को मिलने वाला है, और फर्स्ट एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, जानते हैं इस मूवी के बारे में बारीकी से डिटेल। तो दोस्तों, बात की जाए तो इस मूवी के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मूवी के बारे में। इस मूवी के बारे में मैं बताऊँ तो रेनफील्ड एक आगामी अमेरिकन कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस मैकक्रेन ने किया है। साथ ही साथ रियान रिडॉल के एक तरह से इसकी स्टोरी लिखी है, जो रॉबर्ट किडमैन के एक मूल विचरण पर आधारित है, जिसमें बेन स्टोर्क ने 1985 के उपन्यास डैगबुल के पात्र से ली है। फिल्म में निकोल हॉर्स्ट शीर्षक चरित्र के रूप में निकोल्स केज काउंट और डेकुल्स के साथ एक फ्ली और बेन सेट के साथ एडियंस मार्निट की सहायक भूमिका में है। डायरेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का डायरेक्शन किया है क्रिस मैक ने। साथ ही साथ इसकी स्टोरी एक तरह से लिखी है रियान रीडल ने। साथ ही साथ स्टोरी रॉबन क्रिस के द्वारा लिखी गई है, एक तरह से बताई गई भी है। साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो रॉबन क्रिकमैन इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ डेविन एल्फर्ड और बैन फूड और सिंस फूड इसका डायरेक्शन करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ क्रिस मैक भी है। इस मूवी के अंदर आपको मुख्य में लीड के अंदर निकोल्स हॉर्ट्स देखने को मिलने हैं, उसके साथ निकोल्स केज भी, साथ ही साथ ऑफलिंस और बेन स्रेड और एडियंस मार्नेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो मिशोल एम डेंस जो कि बहुत ही बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी करते हैं। म्यूजिक की बात की जाए तो मार्को बेल्ट्रिम। आपने इसके टीजर में साउंड तो सुन लिया होगा, कितना जबरदस्त साउंड इस टीजर के अंदर आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ बात की जाए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की तो यूनिवर्स पिक्चर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। रिलीजिंग की तारीख की बात की जाए तो 30 मार्च 2030 को ओवरलुक फिल्म फेस्टिवल में, उसके साथ 14 अप्रैल 2030 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ और भी कई कंट्रीज में इसे रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया में भी हिंदी में अवेलेबल होने वाली है। साथ ही साथ लेंथ की बात की जाए तो इस मूवी की लेंथ 93 मिनट है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में है। और साथ ही साथ मुख्य रूप से इसे राज्य अमेरिका में बनाया गया है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ऑफिशियल रूप से इसे इंग्लिश में बनाया गया है और मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब कर एक तरह से रिलीज किया जा रहा है। रेनफील्ड का वर्ल्ड प्रीमियम 30 मार्च 2030 को ओवरलुक फिल्म फेस्टिवल में होगा। इसे यूनिवर्स पिक्चर द्वारा 14 अप्रैल 2030 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाएगा। आउट डेकुल के एक तरह से कैमिन एरल्स और रेनफील्ड की आधुनिक समय के न्यू ओरियल्स में जीवन का एक नया पटल मिलता है, जहां पर वह रेवन फ्लिक्स और एक ट्रैफिक पुलिस वाले से प्यार करने लगता है और अंत में उसकी दास्तां से एक तरह से मुक्त होने की उम्मीद में अपने निर्माता के साथ खड़ा होने का फैसला करता है। साथ ही साथ इसके अंदर रोल किया है RM रेनफील्ड के रूप में निकोल्स हॉर्ट ने, और इसके साथ डेलकुल्स के लंबे समय से पीड़ित सेवक के रूप में ये अपना किरदार निभा रहे हैं, और वाल द इम्पायर काउंट डेक्लूड के रूप में निकोल्स केज, एक प्रसिद्ध वेम्पायर और रेनिफेड का हुसेल और नशीला बॉस। साथ ही साथ रैब बॉल्किस के रूप में एक फ्लिंस, एक आक्रामक और ट्रैफिक पुलिस जो कि रेनफील्ड की प्रेमिका है। साथ ही साथ इस एक तरह से मूवी के अंदर आपको और भी कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं, सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
और इसके साथ कैटलिन्स के रूप में बेसरूम एक सहायक समूह सदस्य के रूप में और पेंशन के रूप में कोरियन विलियम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। मार्क के रूप में ब्रैड स्कॉट जोन्स एक सहायक समूह के रूप में। साथ ही साथ बात की जाए तो प्रोडक्शन की, तो जुलाई 2014 में यूनिवर्स पिक्चर ने क्वालियस हॉर्स फिल्म की घोषणा की, जिसमें काउंट ड्रैकुला का चरित्र भी शामिल था, जो कि एल्वन कैटमैन्स और क्रिस मैक के साथ एक एकीकृत साझा एक तरह से ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में इनके एक तरह से विकास की निगरानी के लिए संलग्न थे। और डेकोल एंड टोड 2014 को नकारात्मक स्वागत के बाद एक एक्विल श्रृंखला के लिए इसके कनेक्शन को हटा दिया गया और द मम्मी 2017 को श्रृंखला की पहली फिल्म के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। द मम्मी एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप यूनिवर्स पिक्चर ने व्यक्तिगत कहानी कहने पर अपना ध्यान केंद्रित करने और इसी के साथ साझा करने पर ध्यान दिया और साथ ही साथ ब्रह्मांड अवधारणा से दूर जाने का निर्णय लिया। रैनफिल्ड रॉबन किर्कमैन की एक मूल पिक्चर पर आधारित है और ये रैन रीडेल द्वारा एक तरह से स्क्रिप्ट इसका उपयोग करते हुए लिखी गई है। नवंबर 2019 में डेक्स फ्लैश को यूनिवर्स और स्कॉट बाउट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म डायरेक्टर के रूप में चुना गया था, काम पर रखा गया और फिल्म को आउट ड्रैकुला की कहानी के लिए एक हास्यपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कि एक तरह से टाइका ब्रैडली पेम्पर और मॉर्किट वाइट और वीडू इन सोडू 2014 की नस में थी, जो कि रैनफिल्ड के चरित्र पर केंद्रित थी। 2020 में लेविल्स की द इनविलियस मैन यूनिवर्स के लिए एक व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता बनी और अपने रक्षक ब्रह्मांड के लिए एक पुनः लॉन्च के लिए कार्य किया गया। और अप्रैल 2021 में फ्लेचर के द सेट फॉर पैरामाउंट पिक्चर्स के रिब्यूट पर काम करने के बाद क्रिस मैक ने निर्देशन के लिए बातचीत में प्रवेश की। मैकन को काम पर रखा गया क्योंकि उन्हें कथानकी तौर पर कहानी के लिए हास्य और एक्शन के लिए मिश्रण को मिलाकर एक सफल पिक्चर दी थी, कुछ ऐसा जिसने की स्टूडियो अधिक देखना चाहता था। रिकॉल्स हाउड को अगस्त 2021 में रैनफिल्ड के रूप में कास्ट किया गया और निकोलस केज को नवंबर में काउंट डेक का किरदार निभाने के लिए कास्ट किया गया और कोविल्स को पेंज ब्रिट को दिसंबर में कास्ट में जोड़ा गया और एडियंस मार्जिन सोहेल को बेसरूम और जेम्स ब्लैक के रूप में चुना गया। साथ ही साथ डेकुल को स्त्रोक सामग्री का विशाल प्रशासन बोला और इसके साथ साथ स्क्रीन का डेकुल को चित्रित करने के लिए वरिष्ठ तरीके को देखकर क्रेज ने अपनी भूमिकाओं के लिए तैयार किया। मैं क्या ला सकता हूँ और अलग होगा, इस बारे में उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से उनके अनोखे तरीकों से पॉप हुआ है और हमने इसे अच्छा खेलते हुए देखा है। हमने देखा कि ये इतना अच्छा नहीं खेलता तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए वास्तव में चरित्र की गति पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में सोच रहे थे। कॉमेडी और हॉरर का सही स्वर और क्रेज ने भूमिकाओं के लिए प्रेरणा के रूप में लंदन 1981 और रिंग 1998 और मैड्रिड 2021 में एक अमेरिकन बेयरफोर्ड का उल्लेख किया। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में मैंने इसकी रिलीजिंग डेट भी आपको बता दी। साथ ही साथ आपको और भी किसी मूवीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या कोई सी भी लैंग्वेज की हो, चाहे वो 1990s की हो, चाहे 2024 में रिलीज होने वाली हो, सभी मूवी की अपडेट और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर सेल पर सेट कर ले और जिस भी मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो नीचे आकर हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट उस लिख दीजिए उस मूवी के लिए। तो हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड किया हमारे चैनल पर द एलिफेंट विस्पर, जिसने की ऑस्कर जीता था और इंडियन ही वो मूवी उसी के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप उसे भी देख सकते हो, मैंने उसकी लिंक आई बटन पर दे दी है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दी है। फिल्म केज के बाद एक प्रमुख स्टूडियो द्वारा फिल्म एक तरह से लाइव एक्शन फिल्म होगी और घोस्ट राइडर स्ट्रीम ऑफ वे 2011 से एक तरह से रिलेटेड हो सकती है।
अभी कंफर्म नहीं हुआ है, यानी 3 फरवरी 2022 को एक तरह से न्यू ओरियंस में फिल्म शुरू हुई थी, जिसमें मेजिस एमडूस ने सिनेमेटोग्राफी के रूप में काम किया। 8 फरवरी को प्रोडक्शन दल के संबंधित 20 से अधिक वाहनों पर सेंधामारी हुई और इसके साथ घटना के एक समय पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, जो देर रात तक सुरक्षा में पार्किंग हुई और चालक दल के सदस्य ने एल मोपिस ने कहा कि बदमाशों ने उनकी बीमा कागज और 2 बैंक कार्ड और एक लैपटॉप चुरा लिया था। उन्होंने कहा, मुझे पूरा सप्ताह यह रहा कि वह वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वे वास्तव में हमारी इतनी परवाह नहीं करते जितनी कि मुख्य पात्रों को अभिनय के लिए। और लवबैक्स ने फिल्म एलएनसी ने प्रोडक्शन क्रू को अक्सर किया और अतिरिक्त सुरक्षा नियुक्त करेंगे और फिल्म के निर्देशक को रिलीज से ठीक 1 साल पहले 14 अप्रैल 2022 को फिल्मांकन शुरू किया गया। रेनफुल का प्रीमियम 30 मार्च 2023 को ओवरलुक फिल्म फेस्टिवल में होगा। ये यूनिवर्स पिक्चर द्वारा 14 अप्रैल 2030 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, यानी आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो। बुक माई शो पर इसकी एडवांस बुकिंग है, वो कुछ ही दिनों में चालू होने वाली है। साथ ही साथ आप एडवांस बुकिंग इसकी कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैंने कई डिटेल आपको बताए, कब ये रिलीज होगी, इसका अगला पार्ट आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से इस मूवी को बनाया जा रहा है, और ट्रेलर तो आपने देख लिया होगा, यदि आपने इस मूवी का जो ट्रेलर है वो नहीं देखा है तो वो अभी जाकर देखे। तकरीबन 1 दिन भी नहीं हुआ है और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए है, लगभग 3 से 4 मिलियन व्यू उसने पार कर लिए। साथ ही साथ इससे पहले भी एक टीजर आया था जिसने भी 40 मिलियन व्यू क्रॉस कर लिए, यानी लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है। और अभी तो मूवी आने वाली है, इस 30 तारीख को एक तरह से रिलीज नहीं होगी इंडिया के अंदर, वो 14 अप्रैल को आपको देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं इस मूवी के जिन्होंने डायरेक्शन किया है, एक तरह से इनका नाम मैं आपको बताऊं तो इनका नाम है क्रिस मैक। इनके बारे में बात की जाए तो क्रिस्टोफ मैक इनका पूरा नाम है, जिन्हें क्रिस ट्रेलर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 11 नवंबर 1993 में हुआ। ये एक अमेरिकन निर्माता और एनिमेटर है। इन्होंने रोबन किंच के 3रे सीजन और मोरल ओरल के 2 सीजनों के लिए निर्देशन और संपादन के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ ये एक एडिटर भी है। इन्होंने द लेग बैटमैन मूवी 2017 के लिए अपने करियर फीचर निर्देशन की शुरुआत की और द टूर वॉर 2021 और रेनफील्ड 2013 का भी डायरेक्शन करने जा रहे हैं, यानी इस मूवी का डायरेक्शन इन्होंने ही किया है। मूवी की शूटिंग पूरी हो चुकी है और रिलीजिंग डेट भी फिक्स हो चुकी है। ये आपको हमारे इंडिया के अंदर ये ऑफिशियल रूप से देखने को मिलने वाली है। आपको इस एक तरह से इस महीने की एक तरह से 14 तारीख को, यानी अगला जो महीना आ रहा है 14 अप्रैल को ये वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दी जाएगी। साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में होगी, आप कहीं से भी हो आप इसे देख पाओगे। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म जैसे कि मैंने बताया 11 नवंबर 1973 में हुआ और इनकी उम्र तकरीबन 50 साल है। विंटर पार्क फ्लोरिडा यूएस में हुआ। इनके अन्य नाम क्रिस टेलर के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ बताया तो इनके बारे में, इन्होंने कोलंबिया कॉलेज शिकागो से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। साथ ही साथ ये एक प्रोडक्टर हैं, साथ ही साथ ये एक निर्माता और इसी के साथ साथ ये एक एनिमेटेड और एडिटर भी हैं। इन्होंने अब तक कई बेहतरीन मूवीज दी। सक्रिय वर्ष इनका 1995 और आज वर्तमान तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके उल्लेखनीय कार्य रॉबन क्रिंच और द लॉग बैटमैन मूवी और द टूमर वॉर। प्रारंभिक की एक तरह से स्ट्रगल और स्टोरी के बारे में बात की जाए तो मैकन का जन्म विंटर पार्क फ्लोरिडा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश बचपन शिकागो इलिनॉइस में बिताया। बड़े होकर मैकन और एल्फ्रेड हिचकॉक फिल्म में प्रेरित थे और उन्होंने फिल्म को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने अपने शुरुआती काम को अपने माता पिता के सुपर 3 फिल्म कैमरा पर शूट किया और मैकन ने एक फिल्म छात्र के रूप में
2 साल के लिए दक्षिणी इलिनॉय विश्वविद्यालय में भाग लिया और कोलंबिया कॉलेज शिकागो में अपनी डिग्री पूरी की। और शिकागो में अध्ययन के दौरान मेरेकन ने 1990 की कॉमेडी एकलबर्ग के लिए अपनी पहली फिल्म की शूटिंग में भाग लिया। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो अपनी शुरुआत के करियर में मेरेकन ने कई वीडियो और उपकरण रिलेटेड कंपनी में काम किया। अपने स्वयं के उत्पादन उपकरण खरीदने के बाद उन्होंने 3 साल बाद संगीत वीडियो और औद्योगिक वीडियो में स्थानीय फिल्म की शूटिंग के और संपादन का काम किया। फिर उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी एडिट का एक तरह से काम करना शुरू किया, जहां पर उन्होंने पहले मुख्य रूप से पहली फिल्म 2WKS 1 ईयर पूरी की। और इसके साथ इन्होंने इस प्रोडक्शन में संपादन के रूप में अपना करियर की शुरुआत की। उस कंपनी को छोड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त की एक फिल्म का संपादन किया जिसका शीर्षक फ्यूल स्टॉर्म था। और टेलीविज़न सीरीज की बात की जाए तो मुख्य रूप से 2004 में MSK लॉन्च एजेंट से चले गए और एनिमेशन स्टूडियो साउंड ट्रैक में एक संपादक कार्य किया। और उन्होंने सेट ग्रीन और मैथ सेंचर द्वारा बनाई गई स्टॉप मोशन वेयर्स एनिमेटेड स्केच कॉमेडी टीवी श्रृंखला रॉबर्ट क्रिस्प के पहले एपिसोड पर काम शुरू किया। मेरेकन ने श्रृंखला का पहला संत शीर्षक अनुक्रम बनाया और आवाज दी। 2006 में मैक्सके ने एक एडल्ट स्क्रीन के लिए एनिमेटेड सीरीज मोर ओरियल पर काम करना शुरू किया, जिसके निर्माता टीनो स्टैम्पोल्स श्रृंखला का वास्तव में योग्य था। और एक निर्माता केडिन, जिसके लिए मेरेकन ने जवाब दिया कि वह वास्तव में इसे करना पसंद करेंगे। वे दूसरे और तीसरे सीजन के लिए प्रत्यक्ष एपिसोड में गए और ओरल ओरियल्स पर उनके काम ने मॉट और सेट को प्रभावित किया, जिन्होंने रोबन क्रिस के डायरेक्शन करने के लिए पेशकश की। और 2007 में मेरेकन ने तीसरे, चौथे और 5वें सीजन का डायरेक्शन किया, जो कि एल्टर्ड स्ट्रीम पर एक तरह से प्रसारित हुआ। 2007 में मेरेकन ने विशेष एपिसोड रोबन किन स्टार वर्स विद सेट पर संपादन और दृश्य प्रभाव कलाकारों के रूप में काम किया, जो कि 17 जून 2007 को प्रसारित हुआ। फिर 2008 में उन्होंने रोबन किन और स्टार वर्स एपिसोड 2 में सह रूप से काम किया और निर्माता और एनिमेशन संपादन में काम किया। 2010 में मेरेकन ने रोबन किन और स्टार वर्स एपिसोड 2 के लिए विशेष एपिसोड के अंतिम सीक्वेंस का डायरेक्शन व सह निर्माण किया। 2009 में एमएसके ने कार्टून नेटवर्क, एक तरह से प्रशिक्षित कार्टून नेटवर्क और कार्टून नेटवर्क दोनों ही नेटवर्कों के लिए एनिमेटेड साइन फ्राई एडवेंचर सीरीज टाइटन मैक्सियन के पहले सीजन का सह निर्माण और डायरेक्शन किया। और इसी के साथ इन्होंने 2011 में बॉन्ड ब्रदर्स की मूवी एक आई थी, जिसका नाम मैं आपको बताऊं तो इसके डायरेक्शन के लिए लाइव एक्शन एनिमेटेड और द लेग मूवी का डायरेक्शन करने के लिए इन्हें जाना जाने लगा। और इसी के साथ फिल्म को 7 फरवरी 2014 को घरेलू स्तर पर रिलीज कर दिया गया। इस मूवी ने सबसे पहले अधिकतम कमाई की, लगभग 60 मिलियन के करीब। और इसी के साथ कतना के बजट के मुताबिक इसने 486 मिलियन डॉलर्स, यानी जब लॉर्डन को मिलियन 22 जंपर स्ट्रीम पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने लेगो मूवी की सभी एनिमेशन संपादन और प्रभाव प्रकाश व्यवस्था को प्रतिपादन की निगरानी के लिए मौके के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। मार्च 2014 में वनस ब्रदर्स ने मेरेकन को 2014 की हिट द लेगो मूवी की पहले अगली कड़ी का निर्देशन के लिए सेट किया, जिसमें लॉर्ड और मिलन प्रोडक्शन करेंगे। और मैरोस्मोव ने जेरेड स्टेल लिखी और 10 अक्टूबर को डेब्यूस और स्पिल ऑफ फिल्म द लेगो बैटमैन मूवी की घोषणा की। लेगो मूवी सीक्वेंस और फास्टैग के विकास को पीछे धकेल दिया और मेरेकन ने द लेगो बैटमैन मूवी का निर्देशन किया, जो 10 फरवरी 2017 को रिलीज हुई थी। सेट एग्रीम स्टीम ने
पटकथा का सहलेखन किया, जबकि विल एंड टेड ने बैटमैन की आवाज को दोहराया। साथ ही साथ फरवरी 2015 में वार्नर ब्रदर्स ने एक नाटकीय एडवेंचर टाइम एनिमेटेड फिल्म अनुक्रम के विकास की घोषणा की, जिसमें निर्माता पेंटर वार्ड द्वारा निर्माता और लेखन किया गया और रॉयल ली और मैर्क द्वारा निर्मित किया गया। मार्च 2015 में अमेरिकन ने वार्नर ब्रदर्स के साथ एक निर्माण में भाग लिया, पहली नज़र के सौदा का हस्ताक्षर किया और MCK ने वर्तमान में विकास करना डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। और एक्सपर्ट यूनिवर्स में भाग करने के बाद नाइटविक में जुड़े हुए जॉन क्वेड ने एक रूप से बैटमैन मूवी की अगली कड़ी को निर्देशन के लिए तैयार किया। हालांकि लोग अधिकांश के यूनिवर्स को अधिग्रहण के बाद लोगों ने सुपर फ्राइड को रद्द कर दिया और वह जॉन बर्न और सिल्वर्स के साथ लाइव एक्शन एनिमेशन फिल्म क्वेट बनाम एक्सपर्ट का निर्माण करने के लिए तैयार थे, जो जून ट्रेड के चरित्र और लिवन ई क्वार्टर पर आधारित थी और इसका डायरेक्शन भी किया था। हालांकि उन्होंने दिसंबर 2020 तक इस परियोजना को छोड़ दिया और 2021 में यह घोषणा की कि वो अमेरिकन रैनफील्ड फिल्म के निर्देशक के रूप में डेक्स्टर फ्लैश की जगह लेंगे, जो कि रोबान मिल्किंस द्वारा एक फीचर से रैन रिलेटेड पटकथा से ली गई थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने 2WK1YR मूवी का डायरेक्शन किया और डेगोड बैटमैन मूवी 2017 का डायरेक्शन किया। रैनफील्ड 2030 का डायरेक्शन कर रहे हैं और इसी के साथ टुडे वॉर्स का 2021 में डायरेक्शन करेंगे। रैनफील्ड 2013 में। साथ ही साथ इन्होंने कई मूवीज भी लिखी। 2002 में 2WK1YR का एक तरह से स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी। 2023 में काल कोटरी का ड्रैगन चोरों के बीच सम्मान, इसका भी एक तरह से काम इन्होंने किया। साथ ही साथ कई मूवीज की एडिटिंग में भी अपना जलवे दिखा चुके हैं। तो दोस्तों अब अगले कैरेक्टर के ऊपर चलते हैं और उनके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हमारे अगले जो एक तरह से इस मूवी के अंदर अपना काम दिखाते हुए आपको नजर आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी लिखने वाले रॉबर्ट क्रिगमैन के बारे में बात कर रहा हूँ। इनके बारे में बेसिक डिटेल बताई जाए तो इनका जन्म 30 नवंबर 1977 में हुआ। ये एक अमेरिकन हाथ से एक तरह से पुस्तक लेखन है, यानी एक तरह से कॉमेडियन स्क्रिप्ट यानी बुक राइटर है। साथ ही साथ ये एक स्क्रिप्ट राइटर है और टेलीविजन निर्माता भी हैं। इन्हें इमेज फॉर्मिक्स के द वर्क डे और फेयर द कॉर्प डे और इनवियस जैकेट आउटकास्ट और ओल्बियस सॉन्ग ऑफ फायर पर के सह निर्माण के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ सॉन्ग और फायर पावर सहित सह निर्माण के लिए जाने जाते हैं। मार्वल कॉमिक्स और उनकी श्रृंखला हेट एंड इमेज कॉमिक्स के सह संस्थापक और हॉट ब्रेकफास्ट के साथ भी सहयोग किया है। इनके बारे में जैसा कि मैंने बताया, इनका जन्म 30 नवंबर 1977 में हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 44 साल है। मुख्य रूप से इनका जन्म यूएसए में हुआ। ये मुख्य रूप से एक स्क्रिप्ट राइटर और एक तरह से पत्रकार भी है। उल्लेखनीय जो इन्होंने काम किया ब्लेड पॉप के मूवी के अंदर और निब्लिस और द वॉलियर डेड और मार्वल ज़ॉम्बीज, और इसी के साथ इन्होंने आउटकास्ट और फायर पावर में भी अपना किरदार निभाया। इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था इंक फोर्थ अवार्ड 2012। इसी के बाद ये थोड़े जानने लगे और इसी के साथ इन्होंने अभी हाल ही में एक और नई बुक लिखने की घोषणा की है, जो भी आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो बेसिकली इनके बारे में बात की जाए तो वह इमेज कॉमिक्स के 5 भागीदारों में से एक हैं और 5वें में से केवल एक है जो इसके संस्थापक में से एक नहीं था। 2010 में क्रिगमैन ने कॉमिक्स, टेलीविजन और फिल्म साहित्य, पारंपरिक और नए मीडिया में गुण विकसित करने के लिए मनोरंजन कंपनी स्काईबर्ड एंटरटेनमेंट की स्थापना की। कंपनी वर्क डेट और इनिविलियस के लाइसेंस पर प्रबंधित भी रहती हैं। 2018 में स्कारबाउंड ने अपनी बौद्धिक संपदा के आधार पर वीडियो गेम विकसित करने के लिए स्कारबाउंड गेम्स बनाने के लिए विकसित किया।
विर्कमैन को टेलीविजन सीरीज आउटकास्ट और इनविस्ट बनाने के लिए भी जाना जाता है। दोनों अपने कॉमिक्स बुक सीरीज के रूपकान हैं और इन्होंने द वर्क डेड एंड फिर द वॉकिंग डेड में कई एपिसोड लिखे हैं। प्रारंभिक स्टोरी के बारे में बात की जाए तो किड्समैन का जन्म 30 नवंबर 1987 को लेस्टिंग कैटग्रीन में हुआ था। उनका पालन पोषण एक तरह से सीटीन कैटलिन में हुआ और कैटमैन नाइट ऑफ द विलिक्स डेड सीरीज और ज़ॉम्बी 2 जैसी ज़ॉम्बी फिल्मों के साथ साथ और भी कई रेडिस 11 जैसी ज़ॉम्बी वीडियो गेम में संस्थापक थे। प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो इनके बारे में तो उनका पहला कॉमिक बुक 2000 में आया सुपर हीरो पैरामाउंट बैट पॉप था, जिसने उन्होंने कलाकार टोनी मूल के साथ मिलकर बनाया और फंक ऑन टोन लेबल के तहत स्वयं प्रकाशित किया और एड एनिमेटेड बेसी शॉट के सीजन में रूपांतरित किया और इसके साथ कई मल्टीपल एपिसोड दिए जो कि देखे गए 2008 में स्पाई टीवी के वेबसाइट पर। बाद में एक नई श्रृंखला की शुरुआत करते हुए साइंस डॉग और क्रिकमैन और कलाकार कॉर्फन को इमेज कॉन के लिए एक सुपर पैट मिनी सीरीज करने के लिए काम पर रखा गया। ये किताब पर काम करते हुए क्रिक और इड्स सू ने 2002 में इमेज सीरीज टैग जैक बनाई जिसके 6 अंक चले और एक शॉर्ट शीर्षक क्लैप आउट 2003 में विक्रमैन में वो ने इमेज की नई सुपर हीरो लाइन के लिए अजैब गए। कहानी दूसरे के बारे में शक्तिशाली सुपर हीरो की किशोर बेट के इर्द गिर्द घूमती है जो कि शक्तिशाली और इसी के साथ विकसित रहता है और अपना सुपर हीरो करियर शुरुआत कर रहा है। और बाद में मानसिक शीर्षक की समय एक तरह से सीमा को पूरा करने में विफल रहता है और उनकी जगह रियनियन ऑर्बिट ने ले ली। 2005 में पैरामाउंट पिक्चर ने घोषणा की कि उसने एक अजय फीचर फिल्म को निर्माण के लिए अधिकार एक तरह से खरीद लिए हैं और इसी के साथ क्रिकमैन ने एक स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ उन्होंने मुख्य रूप से बोला कि मैं भी इसके अंदर दिखने वाला हूँ और साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विकास में कमी के कारण अधिकार समाप्त हो गए और विर्कमैन को वापस कर दिए गए। विजय के प्रेक्षण के तुरंत बाद कॉर्कमैन ने मूर ने द वॉलिंग डेड 2003 की शुरुआत की। विर्कमैन ने 2012 में कहा कि वे छवि ने एक ऐसी कॉमिक श्रृंखला का प्रकाशन करने पर बल दिया जिसमें यह महसूस किया जा सके कि यह केवल एक ज़ॉम्बी स्टोरी है, जिसने उन्हें यह कहने के लिए प्रेरित किया था कि लाशा एक विदेशी साजिश हासिल थी, एक धारणा जिसका उपयोग करने का उनको कोई इरादा नहीं था सिवाय बेचने के साधन के परियोजनाओं के। कलाकार चार्ली एडलर्स ने टोनी मूर और एंक हैस 7 से प्रतिस्पर्धा की और मूर ने 24 अंक तक और श्रृंखला के लिए ट्रेंड पेबैक के पहले 4 संस्करण पर कवर बनाने जारी रखे। 2003 में क्रिकमैन ने मार्वल कॉमिक्स द्वारा 1990 की स्पाइडरवर्स श्रृंखला को पुनरुत्थान के लिए काम पर रखा, लेकिन इसे प्रकाशित होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। इसके पहले अंक की प्रगति को एपिक एंथोलॉजी नंबर 1 2004 में शामिल किया गया। वे जल्द ही मार्वल में मुख्य आधार बने और कैप्टन अमेरिका और विलियम्स के वेजियस और इसी के साथ मुद्दे को लिखा और 2004 की मार्वल नाइट 900 एक वन शॉट इवेंट में और इसके साथ साथ मार्वल टीन अप वॉल्यूम 3 और श्रृंखला बनाकर लाश की अपनी खोज जारी रखी, जिसमें एक वैकल्पिक मार्वल ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो लैश बन गए। और इमेज ने क्रिकमैन के कलाकार जेम्स अवार्ड ने फ्री कॉम्स बुक के हिस्से के रूप में 5 मई 2007 को जारी श्रृंखला द ऑस्टिन बुलमैन का निर्माण किया और क्रिकमैन ने मूर और लिक्स रायबन द्वारा सचित एक शॉट की श्रृंखला के लिए बनाए गए चरित्र के आधार पर मानसिक श्रृंखला बिट का संपादन किया। ये 12 मुर्दों पर चली और क्रिकमैन ने 2007 में ये घोषणा की कि वे और कलाकार रॉबन
रिफेट मार्वल कॉमिक्स के लिए फिल रैप की पुनरुद्ध के लिए टीम बनाया गया और किर्कमैन ने उस समय यह भी कहा कि वे और टोन कैफ इमेज कॉमिक्स के लिए हट गए हैं और सहयोग करेंगे। जुलाई 2002 में अंत में किर्कमैन को इमेज कॉमिक्स में भागीदारी बनाया गया, जिसमें मार्वल्स के साथ उनका स्वतंत्र जुड़ाव समाप्त हो गया। फिर भी बाद में 2009 में उन्होंने वॉर्क ने 5 अंक वाली लघु श्रृंखला द डिस्कॉर्ड वॉल्यूम का निर्माण किया। साथ ही साथ मार्वल के मैक्स इवेंट में भी अपनी भागीदारी को दिखाया। साथ ही साथ 2009 में किर्कमैन ने मार्क सिलिस ने टॉप डाउन कॉमिक्स के लिए 2009 से 2020 में पायलट सीरीज को संभाला। 2009 से 2010 में पायलट सीरीज में 5 एक शॉर्ट पायलट कॉमिक्स की एक श्रृंखला शामिल है, जिस पर पटकथा बोध करने में सक्षम हो गए, जो एक सतत श्रृंखला बनी जाती है और प्रत्येक श्रृंखला सनवेट द्वारा सह निर्मित की गई है, जो कवर कला भी प्रदान करती है। इसी के साथ 2010 में उन्होंने अपनी कॉमिक बुक सीरीज द वॉल्डिंग डेड टेलीविजन रूपांतर का निर्माण भी शुरू कर दिया, जिसका पायलट फ्रेड डायरबोन द्वारा निर्देशन किया गया था। किर्कमैन ने श्रृंखला के 7 एपिसोड लिखे और इसी के साथ स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही लिखी। साथ ही साथ किर्कमैन ने शो की में एक साथी श्रृंखला फियर द वॉल्क डेड पर एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी अपना काम को संभाला। और इसी के साथ जुलाई 2010 में किर्कमैन ने यह भी घोषणा की कि वह स्वाइलबर्ड एंटरटेनमेंट नामक एक नई छवि कॉमिक छापना लॉन्च करना चालू कर रहा है। साथ ही साथ 9 फरवरी 2012 को टोनी वुड ने एक मुकद्दर दायर किया, जिसमें आरोप लगाया कि 2005 में किर्कमैन ने धोखे से उसे होल्डिंग कॉमिक्स बुक के अंततः टीवी श्रृंखला को अपने अधिकार में अंतर्गत कर लिया था। इसी के बाद इन दोनों में ऐसे ही चलता रहा और इसी के बाद इनके बारे में हम और बताते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों, इस मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो 98.4 मिलियन डॉलर्स की बजट में ये बनी है मूवी। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अंदाजा लगाया जा रहा है तकरीबन 10 से 15 मिलियन डॉलर के बीच में। साथ ही साथ ये कितना रिकॉर्ड तोड़ सकती है, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। साथ ही साथ इसका टीजर या ट्रेलर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर सिंपली इसे देख सकते हो। एक फाइनल जो ट्रेलर है वो आज ही रिलीज किया गया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ वीडियोस में कंटिन्यूस बने रहे। हमने इसके कास्टिंग के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं, इस मूवी में आपको कौन कौन देखने को मिला। तो वीडियो को लाइक कर दे और आगे हमारे साथ आगे बढ़ते रहे। और इसी के साथ 4 अप्रैल 2017 को ये घोषणा की गई कि सैट रोजन और इसी के साथ इवन गोल्ड्स यूनिवर्स पिक्चर्स के लिए एक अजय का एक लाइव एक्शन अनुसरण लिख रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं। 2021 में किर्कमैन ने पुष्टि की कि परियोजना अभी भी काम पर जारी है और 2018 में ये घोषणा की गई कि अमेजॉन प्राइम वीडियोस ने 8 एपिसोड वाले पहले सीजन के लिए विजय के एनिमेटेड अनुकूलन के लिए एक श्रृंखला आदेश दिया है और साइमन रेफर श्रृंखला के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिसे किर्कमैन, डेविन और इसी के साथ कैथरीन विटर सेट और इसी के साथ श्रृंखला में स्टीव वियल और जैक सेंस भी इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अप्रैल 2021 में श्रृंखला को दूसरे और तीसरे सीजन के लिए नामकरण किया गया। इसी के साथ बताया जा रहा है इसमें किर्कमैन ने काउंट ड्रैकुला में गुरु रेफनेट के बारे में एक रोल कॉमेडी जेनिफर के लिए कहानी पेश की। इस फिल्म की घोषणा यूनिवर्स पिक्चर द्वारा नवंबर 2019 में की गई थी। ये क्रैश मैकिंग द्वारा निर्देशित है और क्रम से निकोलस हॉट और निकोलस केज, फेंजी फ्रेड और डैकुल के रूप में है। साथ ही साथ किर्कमैन और उनकी पत्नी कैटनी में रहते हैं। उनके बेटे और पीट पार्क अमेरिकन का जन्म 25 अप्रैल 2006 में हुआ। अवार्ड्स की बात की जाए तो 2020 में इन्होंने उनकी समरी उपलब्ध के लिए एक तरह से एग्बॉल इंटरनेशनल कॉमिक फेस्टिवल में एक विशेष पुरस्कार फॉरवे ही हॉर्न प्रदान किया गया। साथ ही साथ बैटफुल 2000 से 2002 में और भी कई मूवीज दी फायर पावर और इसके साथ 2000 तक वर्तमान तक ये एक तरह से सीरीज चलती आ रही है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो वॉर 10 और भी कई मूवीज़ है और फियर द
वॉकिंग डेड की एक साथी श्रृंखला है जो कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में सेट है और शनिवार से पहले शुरू हो रही है। रॉबर्ट क्रेकन ने डेविल एरियंस के साथ श्रृंखला के सह निर्माण में वह सहकारी निर्माण में भी श्रृंखला के सह लेखन एपिसोड है। साथ ही साथ इन्होंने इसी के साथ अजय उसी नाम के कॉमिक्स पर एक एनिमेटेड रूपांतरण किया। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताई। साथ ही साथ मूवी के बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसी बीच अब हम लेने वाले इस मूवी के अंदर जो स्टारिंग है उनके बारे में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टारिंग जिनका नाम है एक तरह से निकोल्स होल्ट। बेसिकली इनके बारे में मैं बताऊँ तो इनका जन्म मुख्य रूप से 7 दिसंबर 1988 में हुआ था। ये एक अंग्रेजी अभिनेता है और इनकी फिल्मोग्राफी में बड़े बड़े बजट की मुख्य धारा वास्तविक में एक तरह से सहायक कार्य और अमेरिका में ब्रिटेन फिल्म उद्योग में स्वतंत्रता परियोजनाओं में भूमिकाओं में शामिल है। इन्हें ब्रिटेन एकेडमी फिल्म अवार्ड भी मिला हुआ है। साथ ही साथ 2 गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। साथ ही साथ एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए इन्हें नामांकित सहित कई प्रशासन मिले हैं। इन्हें फोर्ब्स 30 और इसी के साथ अंडर 30 के लिए 2012 के संस्करण में शामिल किया गया था। इनके बारे में जैसे कि मैंने बताया इनका जन्म 7 दिसंबर को हुआ था। तकरीबन इनकी उम्र लगभग 33 साल है। साथ ही साथ इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और ये मुख्य रूप से एक एक्टर है। साथ ही साथ इनके अवार्ड्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले इन्होंने 2007 के लिए जाने जाते हैं बैन हॉल और इसी के साथ इनके बारे में अवार्ड्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के। और इसी के साथ इन्होंने जो सबसे पहला अवार्ड 2 गोल्डन अवार्ड जीत लिए थे और इसी के साथ पहले थोड़ी हम डिटेल बताने के बाद ही बताएंगे इसको क्योंकि बड़ी लेंथी हो जाएगी यूँ, इसलिए फटाफट पहले इसको कवर कर लेते हैं और आप भी लाइक कर दो वीडियो को। हाउट ने सबसे पहले एक बच्चे के रूप में स्थानीय थिएटर प्रस्थान में प्रदर्शन किया। उन्होंने 1986 की फिल्म इंटरमेट रिलायंस में एक 7 साल की उम्र में अपनी शुरुआत की। 1988 और 2001 के बीच में कई टेलीविज़न कार्यक्रमों में दिखाई दिए। उनकी सफलता 2002 की कॉमेडी ड्रामा आरबाउ ए बॉन के साथ थी। इन्होंने E4 किशोर श्रृंखला स्क्रीन 2007 से 2008 में टोनी स्टोन के रूप में अपनी प्रदर्शन को व्यापक मान्यता दी। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे पहले भी इसकी इन्होंने कई मूवीज़ दी, उनके बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों कई मूवीज़ की अपडेट हमारे चैनल पर प्रोवाइड होती रहती हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे इनके बारे में। तो मुख्य रूप से इन्होंने 2007 से 2008 के बीच में टोनी स्टोन के रूप में अपनी सह भूमिका निभाई। साथ ही साथ इन्होंने 2011 की सुपर हीरो फिल्म हैक मैक्लोन की भूमिका निभाने के साथ म्यूटेमेंट में अपना अभिनय किया। एक्स-मैन फास्ट क्लैम्प्स में अपनी भूमिका हो जिसपे इन्होंने श्रृंखला के बाद अगली जो पार्ट है उसके अंदर भी ये अपने किरदार को निभाते हुए नजर आए। हॉल ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म वार्म बॉडी 2013 और एक जोबी के रूप में भी अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसी के साथ कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में भी आपको देखने को नजर आए जैसा कि टेलीकन 2019 और इसका लेखन J.R. टॉलिक और हुल मॉगर ड्रामा सीरीज द गॉड 2020 में पीटर ने किया था। जैसे विभिन्न ऐतिहासिक श्रृंखलाओं को चित्रित करने से पहले कई स्वतंत्रता फिल्मों में भी अपना अभिनय किया। फिल्म के बाद हॉट ने लैरेड स्टूडियो के 2010 के एक एक्शन रोल गेम फिल्म में एक एलियंस को आवाज़ दी। साथ ही साथ 2009 में वेस्ट एंड फ्लोर क्यू बॉन्ड में दिखाई दी और संगठनटी एंड कैस्ट्रेंस में क्रिस एंड का समर्थन करते हुए नजर आए। निकोल्स केराउड हाउट का जन्म 7 दिसंबर 1990 को हुआ, बेक्सर में हुआ और ग्लोनियस और एक
अपने शिक्षक और रोजन हॉट एक वाणिज्य पायलट के लिए जाने जाते हैं। उनके मध्य एक कैराडॉक्स के एक तरह से प्रेत के रूप में अनुभवित है। साथ ही साथ 1930 और 1940 के दशक में एक पंच और फिल्म अभिनेत्री है। साथ ही साथ इनके बारे में और बात की जाए तो 2002 में इनकी 12 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने इसके बजाय स्विली यंग और स्टेट स्कूल में अभिनय करने शुरू कर दिया और स्कूल में भी भाग लेने का फैसला किया। 14 साल की उम्र में इन्होंने ब्रेन ए और ब्रेक शहर में एक चर्च ऑफ इंग्लैंड में माध्यमिक विद्यालय रॉनबेक स्कूल में भाग लेने के लिए छोड़ दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने अपने स्कूल से ही इस करियर की शुरुआत कर दी थी। इनकी स्टोरी यानी स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो 1986 से 2005 के बीच में इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग कैसे की, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई लोग इसे देखने के लिए ही पूरी वीडियो को वॉच करते हैं, तो ये मोस्टली पार्ट है इस वीडियो का। आप भी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाउड के अभिनय क्षमता का पता 3 साल की उम्र में थिएटर निर्देशक ने एक नाटक के प्रदर्शन के दौरान लगाया, जिसमें हाउड के भाई ने अभिनय किया था। निर्देशक हाउड की अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षमता में प्रभावित हुए और उन्हें अपने अगले थिएटर प्रोडक्शन द कोर्कियस स्टोन शेक में अपनी भूमिकाओं में पेश किया। और इसी के साथ 1986 के एक नाटक इट मटेरियल्स में कास्ट किया, जो उनकी पहली फीचर भूमिका थी। बाद में वे टेलीविज़न कार्यक्रमों में साइलेंट प्रिंस और इसके साथ जैज बॉन्डी और डॉक्टर्स में दिखाई दिए दूसरों के बीच। और हाउट ने शुरू किया अभिनय एक प्रारंभिक करियर विकल्प के बजाय एक शौक के रूप में ही इन्होंने माना था। डेली टेलीग्राफ के साथ मार्च 2009 में साक्षात्कार में इन्होंने कहा कि इसके साथ प्यार में नहीं है। और इसके साथ हाउड की अगली फीचर फिल्म उपस्थिति की 11वीं साल की एक तरह से उम्र में क्रिस और फोर्ड की 2002 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म अबाउट एंड बॉय में आई। आउट शुरू की भूमिकाओं के लिए ऑडिशंस देने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्होंने कास्टिंग प्रक्रिया एक लंबी थी और उनकी स्कूल शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। फिर भी उन्होंने ऑडियंस के शुरुआती दौर में भाग लेने का फैसला किया और एक तरह से उसके अंदर एक उनकी स्कूल शिक्षक में हस्तक्षेप की। फिर भी उन्होंने एक ऑडियंस की शुरुआत के दौरान में भाग लेने का फैसला करने के बाद भी स्कूल में पूरी तरह से तंग हो गए और एक लड़के के बारे में व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 130 मिलियन से भी अधिक की कमाई की। फिल्म समीक्षाओं द्वारा प्रशासन प्राप्त किया। एक अकेले स्कूल बच्चे के आउट के चित्रण को खूब सराहना दी गई और द टेलीग्राफ के लिए लिखने और डेविड थॉम्स ने फिल्म की अपील को सफल और श्रेय हाउड के लिए प्रदर्शन को दिया। जब फिल्म रिलीज हुई तब तक हॉट और ऑर्बिटफिल्म ने अपना जूनियर स्कूल छोड़ दिया था और लंदन में सिल्वर यंग थिएटर स्कूल में भाग लेने लगना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों अब हम अगले हमारे कास्ट के ऊपर चलते हैं, जिनका नाम है निकोलस केज। निकोलस केज के बारे में हम बताया तो इनका नाम है निकोलस किम कोपल्स। इनका जन्म 7 जनवरी 1964 में हुआ था। इनके मंच का नाम निकोलस केज से बेहतर जाना जाता है। ये एक अमेरिकन अभिनेता और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। कोपोल परिवार में जन्मे हुए अकादमिक पुरस्कार, स्क्रीन एक्ट्स गिल्ड अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड सहित विभिन्न सम्मान को प्राप्त करता है। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म निकोलस किम कोपोल्स और जनवरी 7 को हुआ था। आज इनकी तकरीबन उम्र 60 साल हो चुकी है। कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ। ये मुख्य रूप से एक अभिनेता है, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है। सक्रिय वर्ष इनका 1981 से वर्तमान तक। ये एक फिल्मोग्राफर भी हैं। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने मल्टीपल शादी की है, जो कि लगभग 4 बार इन्होंने 5 ही शादी की है 2021 में रिको सीबास से। साथ ही साथ अपने करियर के पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने वेलगस 1993 में और पैरागिड शू गॉड मैरिड 1986 और राइजिंग एरिजोन 1987 और इसी के साथ म्यून स्ट्रीक 1982 1990 जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया है। ये आपके साथ हो सकता है और इसके साथ 1994 में भी इस मूवी में काम किया। इस अवधि के दौरान जॉन विलियम्स को स्क्रीन अवार्ड वॉल्यूम 36 ने उन्हें
1986 में बारवा प्रेम न्यू आर्ट्स में अपने रूप में रुचिबंद किया। साथ ही साथ अनुकूल 2002 में चार्ली डॉलन और कॉल्फमैन के रूप में उनके निर्देशन के लिए उनको दूसरा एकेडमिक पुरस्कार मिला। वह बाद में द रॉक 1986 और कॉन एयर 1986 में प्रेस ऑफ सिटी ऑफ एंजल्स में दिखाई दी। साथ ही साथ 60 साल की उम्र तक इन्होंने तकरीबन 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और इसी के साथ क्रेज प्रोडक्शन कंपनी सेंट फिल्म के मालिक और इन्होंने सेट ऑफ द वॉल्यूम्स मुख्य रूप से 2000 और द लाइफ ऑफ डेविड गोल 2003 जैसी फिल्मों का निर्माण किया, जिन्होंने सनी 2002 का भी निर्देशन किया, जिसके लिए इन्हें ड्यूबल फिल्म रेस्टियल गॉड स्पेशल प्राइम के लिए नामांकित किया गया। उन्हें 2007 में एम्पायर मैगजीन की द टॉप 100 मूवी स्टार ऑफ ऑल टाइम सूची में 40वें स्थान पर रखा गया और 2008 में हॉलीवुड में एक प्रीमियम के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में से 37वां नाम रखा गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो केज का जन्म लॉन्च बीच कैलिफोर्निया में अगस्त को पोल सहित कई एक प्रोफेसर जॉन और एक नर्तक कोरियोग्राफर के यहाँ हुआ। इनका पालन पोषण कैथोन परिवार ने किया। साथ ही साथ इनके पिता इतवाई वंश के थे और उनकी माँ जर्मन। साथ ही साथ केज के 2 भाई न्यूयॉर्क रोडी व्यक्ति मार्क द कोल के हैं। 15 साल की उम्र में इन्होंने अपने चाचा फोर्ड को यह कहते हुए स्क्रीन टेस्ट देने के लिए मनाने के लिए कोशिश की, मैं तुम्हें भी नहीं दिखाऊंगा। उनका गुस्सा कार में चुप्पी के साथ था। उस अपने करियर के इस पड़ाव पर गोपाल पहले ही मास ब्रेड और एल पोर्ट्स जीन हेल्क और रॉबर्ट टी रॉन्स को निर्देशन कर चुके थे। हालांकि अपने करियर की शुरुआत में केज अपने चाचा की कुछ फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन कोपोल्स के भतीजे के रूप में भाई भतीजा की उपस्थिति से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर निकोलस केज रख दिया। उनका नाम भी संपाद मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरो ल्यूस केज और संगीतकार जॉन क्रेग से प्रेरित है। साथ ही साथ केज ने 1981 के टेलीविजन प्लेट द बेस्ट ऑफ टाइम में अपने अभिनय की शुरुआत की। साथ ही साथ जिसे ABC द्वारा कभी नहीं चुना गया। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने स्ट्रॉन्ग हाई एंड वाली उम्र की फिल्म में भी अपनी कास्टिंग चराई करी। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने मल्टीपल मूवीज़ में काम किया और 1984 में केज 3 पीरियड फिल्म में भी दिखाई दिए, जिनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। और इसी के बाद इन्होंने कई मूवीज़ को एक तरह से काम किया और साथ ही साथ उसके अंदर एक्टिंग की। फिर इसी के बाद 1989 में एक केज ने ब्रॉम कॉमेडी और वैलेंस केस में एक ऐसी व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसने एक वैम्पायर से प्यार हो जाता है और जल्द ही उसे विश्वास होने लगता है कि वह स्वयं एक वैम्पायर है। फिल्म एक प्रमुख बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, लेकिन इंटरनेट मैच में दिखाई देने वाले केज को अतियर्थ और अति चीज प्रदान करने के कारण बड़े पैमाने पर एक पद का विकास हुआ। साथ ही साथ इतालवी नाटक टाइम टू किल्स 1989 को फिल्म के बाद उन्होंने डेविड लिंच की रोमांटिक उपराधा फिल्म लाइट एंड हार्ट 1990 में हेरा डैन के लिए अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के बाद उन्होंने कई मूवीज़ में अपना जलवे दिखाते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसी के बाद 2004 से 2011 तक आज तक की वो अपनी दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म नेशनल ट्रेलर में एक सन की इतिहासकार की भूमिका निभाते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिताओं द्वारा छिपे खजाने को खोजने के लिए थी खतरनाक साहित्य कार्य कर रहे हैं। और 2005 में उनकी 2 फिल्में लॉर्ड ऑफ द रो और द मैदन मैन और इसी के साथ राष्ट्रीय वेब पर रिलीज उनके प्रदर्शन के लिए उनकी अच्छी समीक्षाओं के बावजूद महत्वपूर्ण दर्शकों को खोजने में विफल रही और द विकर मैन की 2006 की रीमेक की बहुत खराब समीक्षाएं दी गई और ये अपने 40 मिलियन के बजट को वापस करने में विफल रही। और बहुत चिंतित घोस्ट राइडर 2007 में अधिकारित मार्वल कॉमिक्स क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी शुरुआती सप्ताह में 45 मिलियन से भी ज़्यादा की कमाई करने वाली इनकी पहली फिल्म बन गई। साथ ही साथ 25 मार्च 2007 को समाप्त होने वाली
समात एक दुनिया भर में 208 मिलियन से भी अधिक की कमाई की। इसके अलावा 2007 में उनकी एक छोटी लेकिन उल्लेखित थी बी मूवी डब्स फीचर ग्राउंड हाउस थे रोब जे की नकली ट्रेन पेरियस फोन और ऑफ द एमएस में चीनी अपराधी मास्टरमाइंड डॉक्टर फू कुंच के रूप में नेक्स्ट में अभिनय किया, जिसके क्रेज के साथ एक वैकल्पिक समरेखा में एक झलक की अवधारणा में साझा किया। नंबर 2007 में द रेसलर के लिए प्रमुख भूमिकाओं के लिए शोध कर रहे थे और केज को न्यूयॉर्क शहर में एक रिंग ऑफ ऑनर कुश्ती शो में पर्दे के पीछे देखा गया। हालांकि केज जल्दी उत्पादन से बाहर हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि भूमिकाओं के लिए तैयार होने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था और निर्देशक डेरन और एरोफ्रेस ने प्रमुख भूमिकाओं के लिए मिक क्राउड को पसंद किया था। 2008 में क्रेज जो के रूप में दिखाई दिए और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जॉन बेक और डेरस फिल्म में बैकऑफ में एक वर्कहाउस आउट के दौरान हृदय परिवर्तन से गुजरते हैं। हालांकि पैक ब्रदर्स द्वारा शूटिंग की गई और इसे एक विशिष्ट दक्षिण पूर्व एशियाई स्वाद है। 2009 में एक क्रेज ने एलेक्स प्रयोग द्वारा निर्देशित सैन फ्रीज थ्रिलर नोरेड में अभिनय किया। फिल्म में वे एक MIT प्रोफेसर की भूमिका निभाते हैं जो अपने बेटे की प्राथमिक विद्यालय में खोजे गए टाइम और कैप्सूल की सामग्री को जांच करते हैं और कैप्सूल के अंदर पाई गई चौंकाने वाली भविष्यवाणी जो पहले ही सच हो चुकी थी उसे विश्व दिलाता है और साप्ताहिक के अंत में दुनिया खत्म होने वाली है। वह उसके बेटे किसी तरह विनाश में शामिल हुए। फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षाएं मिली लेकिन अपने शुरुआती सप्ताहों में बॉक्स ऑफिस पर विजेता रही। इसके अलावा 2009 में क्रेज ने प्रशासनिक जर्मन निर्देशक वर्न हॉर्ड द्वारा निर्देशित फिल्म बैड फ्लैट पॉट ऑफ न्यू ऑडियंस में अभिनय किया। साथ ही साथ 2012 से 2019 के बीच में इन्होंने 2013 में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म द कुड्स में गुरु क्रेड के किरदार निभाते हुए आवाज़ दी। इसने लगभग 135 मिलियन के बजट के मुकाबले 585 मिलियन की कमाई करके सफल रही और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। और साथ ही साथ अब तक इन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए और कई मूवीज़ बना डाली जिनने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। साथ ही साथ इसी के साथ मैं इनके बारे में बताऊँ तो इनकी जो अभी जो मूवी आई है रिसेंटली उसने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इन्होंने सबसे पहले 2002 में हैरी जॉन के माध्यम में 1.6 मिलियन से अधिक के लिए 200 पुरानी कॉमिक्स का संग्रह नीलामित किया था और इन्होंने 2007 में अपने बेटे बेस्ट के साथ ब्रूड चाइल्ड नामक एक हास्य पुस्तक बनाई थी। बुक्स भी ये एक तरह से मैगजीन और ये एक तरह से रिलीज़ करते रहते हैं। इसी के साथ इन्होंने कॉमिक्स बुक्स भी रिलीज़ की थी और इसी के साथ मैं आपको बता दूं तो 2021 में यूनिवर्स क्राइट मोट स्पिन ऑफ फिल्म रेनफील्ड में क्रेज को कास्ट किया गया था। मिल्कोस हाउस के टाइनेटिक आर्यन रेनफील्ड डेकोड के रूप में केज की सहायक भूमिका में नजर आ रहे। फिल्म निर्देशन क्रिस मैकलो द्वारा किया गया है जिसकी पटकथा रेन टेडे द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ प्रमुख फोटोग्राफी 2022 की शुरुआत में कर ली गई थी। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने कई डिटेल बता दी। अब अगला नंबर आता है ऑक्स वाली फिल्म का। इनको जाना जाता है नोरा लूम्स के नाम से। इनका जन्म 2 जून 1988 में हुआ, जिन्हें पेशेवर रूप से क्वालफिन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री, रैपर और कॉमेडियन है जो 2012 में प्रमुखताओं से बढ़ी जब उनका रैप गीत माई वेक यूट्यूब पर लोकप्रिय हो गया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम ईयर ऑरेंज 2014 रिलीज़ किया और MTV कॉमेडी सीरीज गार्ल कोड 2014 से 15 में दिखाई दी। उनका दूसरा एल्बम इन फिना बी ट्रैक्स 2018 में रिलीज़ किया गया। इन्होंने कॉमेडी फिल्म नेबर्स 2 और सोरेट राजिन 2016 और ओशन आर्ट 2018 और फैची रिच एशियन 2018 में अपने किरदार के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ 2019 में जुम्बांजी द नेक्स्ट लेवल में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हुए ये नजर आई थी और वो मूवी सुपर डुपर हिट रही। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए
तो अब तक कई मूवीज़ जैसे कि मैंने बताया आपको दे चुकी है। और इनके फिल्मी फोटोग्राफी के बारे में सबसे पहले 2016 में बुरा सॉन्ग जो कि ठीक ठाक ही चला, और इसके साथ लगभग इन्होंने अपने करियर में लगभग 25 से 30 फिल्में दी हैं। और इसके बाद जिस मूवी की हम एक तरह से अपडेट बता रहे हैं रैनफील्ड, उसमें भी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा 4 और नई मूवीज़ में ही आपको देखने को मिलने वाली है, यानी 4 इनकी अपकमिंग मूवी है। नेली जेल फ्री, और इसके साथ सैडल और ऑफ एक्विल कॉमेडी फिल्म और सुनसान फॉरेस्ट, और इसके साथ गॉड डैट लॉट के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें से 2 मूवीज़ आपको 2030 में देखने को मिलने वाली है, और 2 मूवी जिनकी रिलीजिंग डेट अभी फिक्स नहीं की गई है। तो इनकी मल्टीपल मूवीज़ आपको देखने को मिलने वाली, इन सभी के बारे में बता दिया। साथ ही साथ कई टीवी शो में ये देखने को नजर आई थी। और इसी के साथ दोस्तों हम बताते हैं अगले जो किरदार हैं उनके बारे में। इनका नाम है, मुख्य रूप से मैं आपको बताऊँ तो इन्हें बेंजी शॉर्ट नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 15 सितंबर 1981 में हुआ। ये भी एक अमेरिकन अभिनेता है और हास्य अभिनेता। इन्होंने NBS सिस्टम ऑफ पार्ट एंड रिकल्स में जिन रोल्स सेपर स्टीम के लिए अंतिम भूमिका निभाई थी, और इसके साथ ऑफ द टाइम के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इनके बारे में बात की जाए तो इनका मुख्य रूप से इन्हें एक तरह से कॉमेडियन और इसके साथ अभिनेता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अब तक कई मूवीज़ की। 2020 से 2022 में इन्होंने स्पेस फोर्स में काम किया, और 2022 में ए पार्ट TV प्लस क्राइम कॉमेडी सीरीज द आफ्टर पार्टी में भी अभिनय किया। इनके बारे में बेसिकली डिटेल बताया तो जब ये 11 वर्ष के थे तो इनका परिवार निकटवर्तीय वेस्ट में न्यूयॉर्क चला गया, और वहाँ पर इन्होंने अपने स्कूल के कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद इन्होंने मनोवैज्ञानिक नृत्य विज्ञान में एक डबल प्रमुख के साथ 2003 में स्नातक उपलब्धि प्राप्त की, यूनियन कॉलेज में भाग लिया। और इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने 2007 में न्यूयॉर्क सिटी सेरियंस में अपना किरदार निभाया, इसके साथ माई स्टेल टीम, और 2009 में आई हेट वैनिटी, और इसी के साथ एवरी डेज फाइन, और इसके साथ 2010 में द अदर गाइज और पीप्स वर्ड में भी अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ ये 2019 में द लीगन मूवी 2 द सेकंड पार्ट में भी ये अपने किरदार को एक तरह से निभाते हुए नजर आए, और DC लीजेंड ऑफ द सुपर पीट्स में भी अपना किरदार निभाते हुए नजर आई। राइज ऑफ द टीन्स मोटन नाइंजा, और इसी के साथ इस मूवी में भी ये नजर आई। और इसी के साथ जिस मूवी की हम डिटेल बता रहे हैं इस मूवी में तो ये आपको देखने को नज़र आएगी। साथ ही साथ एक और नई मूवी है जो कि 2024 में रिलीज होने वाली है। उस मूवी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सोनिया द हेड ग्रोज 3, इस मूवी में भी ये देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ एक और नए किरदार हैं जिनके बारे में हम फटाफट से बता देते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मार्टिन्स की। इनका जन्म 20 जनवरी 1972 में हुआ। न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकन अभिनेता और कॉमेडियन हैं जिन्हें द सेकेंड लाइफ ऑफ वाल्टर मिल्स और फोक्स के लिए जाना जाता है। इन्होंने थिएटर में भी काम किया और उन्हें आरोस रजस अभिनय स्टैंड फॉर विज्ञापनों के लिए भी श्रृंखला में डिस्को डब और चेक पुरुष के रूप में भी उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 20 जनवरी 1972 में हुआ अमेरिका में। ये तकरीबन आज 51 साल के हैं। साथ ही साथ ये एक कॉमेडियन भी हैं और इसी साथ एक हीरो भी हैं। इन्होंने एक तरह से मार्नेज 2002 में एक मूवी में अपना किरदार निभाया और 2009 के बाद मार्टीज ग्रेफ के बाद OT5 में अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। और 2010 में मार्टिनेज ने केविन स्पेन द्वारा निर्देशित ब्रूस विलिस में अपना किरदार निभाया। साथ ही साथ कई मूवीज़ में अपना किरदार निभाते हुए सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग की, उस मूवी का नाम है मर्डर मैजिक 1984 में, और 1998 में ए परफेक्ट मर्डर।
इसका ही एक तरह से अगला सीक्वेंस आप बोल सकते हो। 1999 में इन्होंने एक मूवी की सम फिश कैन फ्लाई, और इसके साथ 2002 में इन अमेरिका, और 2003 में पीस ऑफ अप्रैल्स, और 2003 में अनबिलिफ्टेड, और 2004 में बेड एप्पल। इसके साथ 2004 में टैक्सी, 2004 में कौन, और इसके साथ 2006 में जस्ट लाइक दस, और 2006 में थ्री स्ट्राइक, और इसके साथ मल्टीपल मूवीज़ में अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा मूवीज़ अपने करियर में ही कर चुके हैं। 2019 से 2020 में स्टॉप टॉम में अपने किरदार को निभाते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ 2020 में कोबरा योवर इंटर्नशिप में भी नजर आए। साथ ही साथ शुगर में भी आपको मल्टीपल एक तरह से देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही एक वीडियो गेम के अंदर भी आपको देखने को नजर आए थे 2009 में। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने कई डिटेल बता दी। मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो 86.2 मिलियन की ये मूवी है। साथ ही साथ इस मूवी का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तकरीबन लगभग 15 से 12 मिलियन के बीच में अंदाज़ा लगाया जा रहा है सर। और सर वर्ल्ड के अंदर मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ अमेरिका का भी कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि अभी कई थिएटरों में इसे एक तरह से लगाया नहीं गया है। और एडवांस बुकिंग इस मूवी की अभी तक शायद मेरे हिसाब से चालू नहीं हुई है। आप बिग माई शो पे जाकर इसे देख सकते हो कि एडवांस बुकिंग कब से चालू होगी। मैं आपको बता दूँ, वैसे तो मैं हाल ही में चेक करा था, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग चालू नहीं है। जैसे भी एडवांस बुकिंग चालू होती है मैं एक अपडेट के द्वारा आपको बता दूंगा। आप तुरंत जाकर इसे बुक करा सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक माई शो डाउनलोड कर लें, मैंने लिंक भी दे दिया। और यदि आप हमारे लिंक से यदि इस मूवी का टिकट बुक कराते हो तो आपको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा, तकरीबन 25 से 30% का। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना। ये मूवी आपको कब तक देखने को मिलने वाली है, और इस फेस्टिवल में जैसा कि मैंने आपको बताया ये 30 तारीख को रिलीज हो रही है। इसके बाद 15 दिन बाद ये ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिलने वाली है सभी प्लेटफॉर्म पर, यानी एक तरह से सभी सिनेमाघरों में। इसके साथ OTT राइट मैंने आपको बता दिया, शायद तक नेटफ्लिक्स पर ये आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ Amazon प्राइम भी हो सकता है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही इसकी एडवांस बुकिंग होती है चालू, मैं आपको बता देता हूँ। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ यदि आपको किसी और मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु कोई सी भी लैंग्वेज में हो, चाहे कोई से भी सन की हो, आप सिंपली नीचे जाकर उस मूवी का नाम लिख दीजिए, और साथ ही साथ उसका सेक्शन हो तो सेक्शन लिख दीजिए। हम उसके सेक्शन या पार्ट पर वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमने हाल ही में आई एलिफेंट मूवी, जो द एलिफेंट विस्पर जिसका नाम है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है, उसके बारे में भी हमने बता दिया है। आई बटन पर लिंक है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।